सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कल का भी कुछ ना कुछ स्वाद मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कि कल नहीं आया तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कल के कुछ एस्पेक्ट्स इसमें एडेड है, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर एंड आईईडी, ये कल के हिंदू में था। और आज के हिंदू में टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिनको आप अनइंटेंशनली छोड़ सकते हो, कि बोलोगे अच्छा ये तो पढ़ा था, ये पढ़ा था, बट आई कैन गारंटी कि तुमने पढ़ा था बट मिस कर दिया, राइट कि पढ़ा था लेकिन नहीं पढ़ा था। ये दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो चलो पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज के द हिंदू में है हमारे लिए। पहला है ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। वो तो ये 20 अप्रैल को ही गया था, लेकिन आज मई चल रहा है और इसमें एडिटोरियल भी आया और आज कुछ है भी, कुछ स्पेशल दिन है आज, राइट। आज है 11th मई, राइट, 11th मई है। और 11th मई को पहली बार 1998 में पोखरण 2 ट्राई किया गया था, शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। तो याद रखना, भूलना मत, 11th में से 13th में इस दिन एक टेस्ट हुआ और इस दिन 2 टेस्ट हुए। और वाजपेयी साहब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था कि दो वी आर यूजिंग द न्यूक्लियर पावर फॉर द पीस, बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज फॉर द अदर मेथड्स, राइट, और अदर थिंग्स, हम दूसरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर ऐसी जरूरत आन पड़ी तब। और देखना, इसके कुछ थोड़ा सा आगे जाओगे तो 28 मई के आसपास पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। तो देखें अगर, तो 11th और 13th मई को इस दिन इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था। उस टाइम पे एक थोड़ा सा हसल भी था, उसके बारे में बात करेंगे। नेहरू का पॉइंट क्या था, वाजपेयी साहब का क्या पॉइंट था, इंदिरा जी का क्या पॉइंट था और आज का क्या पॉइंट है, लेफ्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे। सीए के एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट इज द फॉल आउट पुतिन हेल्पिंग नेटो ग्रेट अगेन। देखो, पुतिन का यूक्रेन पे हमला करना, इंटेंशन ये था कि नेटो को कमजोर करना, बट नेटो और इंप्रूव हो रहा है। और नेटो के साथ साथ नॉर्डिक काउंसिल भी यहां पर न्यूज में आ जाती है। खैर कहोगे नॉर्डिक काउंसिल से कुछ रिलेटेड हुआ ही नहीं था, बेटा हुआ है। इफ यू लिंक द टॉपिक ऑफ नेटो विद द नॉर्डिक काउंसिल तुम्हें काफी कुछ मिलेगा। खजाना है भाई साहब, खजाना, उसके अंदर खजाना है। तो नेटो रिवाइज करते हुए नॉर्डिक काउंसिल पे भी अपन जंप आउट करेंगे और देखेंगे इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, PM2 वर्चुअली ले लीगो फाउंडेशन स्टोन टुडे। महाराष्ट्र में है लीगो ऑब्जर्वेटरी, यूएस की हेल्प से। और यही चीज आज फाउंडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज ही के दिन इंडिया न्यूक्लियर पावर बनाता। सो बी हैप्पी, यू आर अ न्यूक्लियर पावर नाउ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये इराक से रिलेट करता है, आईईडी, ठीक है। आई ड्रोन इनिशिएटिव एंड डीप ओशन मिशन, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स है। आई ड्रोन इनिशिएटिव्स रिलेटेड विद द ICMR, मेडिकल साइंसेस रिलेटेड है। डीप ओशन मिशन एंड द लास्ट वन इज द रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब से काफी मतलब इंटरेस्टिंग बातें हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी और जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती थी। और फिर उसके बाद बात करोगे तो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात की जा रही है कि शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया जाए। कुछ दिन पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसको भी यूनेस्को के साइट में ऐड किया गया, लिविंग हेरिटेज साइट में, राइट। तो अपन इस दोनों चीजों को इसमें ट्राई करेंगे कि इसमें एनकलकेट कर सकें। तो आई गेस की काफी अच्छा इंट्रोडक्शन रहा आज का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग आंसर्स कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है आंसर्स करते हो, क्योंकि देखो इफ आई एम डूइंग सर्टेन थिंग्स फॉर यू, लाइक मुझे भी टाइम लगता है, पेपर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर क्या टॉपिक है, क्या आपके एग्जाम को क्या नीड है। इवन पता है बहुत लोगों को लगता होगा कि पेपर पढ़ के गूगल करके टॉपिक्स कॉपी पेस्ट मार लिया हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, व्हाट आई डिड, कि उसको पास्ट ईयर पे जाके देखते हैं कि पास्ट ईयर में इससे क्या क्वेश्चन आया था, और आया होगा तो मैं उस पर बहुत एम्फेसाइज मारता हूँ। उस पर उसके लिए वेबसाइट सर्च मारते हैं कि हाँ कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेस्ट होगी, तभी जाकर के वो लास्ट टाइम जब क्लैट होता है ना, देन आई कैन से कि हाँ बॉस ये पढ़ाया था और ये आया। और ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी होगा, ये कारवां आगे भी चलता रहेगा, राइट। एनएलसैट में भी हम लोगों ने देखा कि जो जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बच्चों ने मैसेज भी किया था सर 10 क्वेश्चन आए थे 18 में से, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे बॉस, 10 आए थे। एमएच सेट में स्टैटिक पोर्शन जितना क्लास में पढ़ा, एक दिन पहले पढ़ाया था फैथोमीटर, वो भी आया। स्लैट में एक दिन पहले बच्चों को फोन करके बताया था कि बेटा एक स्टैटिक पोर्शन अच्छे से करके जाना, आई हैव गट फीलिंग कि स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा आएगा। ऐसा गट फीलिंग नहीं बोल रहा था, ऐसा ट्रेंड बोल रहा था। एमएच सेट 3 ईयर 5 ईयर दोनों में स्टैटिक आया तो स्लैट भी आएगा। और स्लैट 14th को है अभी नेक्स्ट स्लॉट, अच्छे से प्रिपेयर करना, जी जान लगा देना। लास्ट स्लॉट है, लास्ट पेपर है, बड़े अच्छे लॉ कॉलेजेस का
तो जान लगा दो यार, बस यही कहेंगे। चलो, अ ग्राउंड व्यू ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। देखो, इंडिया की स्पेस पॉलिसी की बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस की बात होती है, राइट। अभी आप लोगों ने क्या सुना, आप लोगों ने इसरो देखा होगा, इसरो देखा होगा, डीआरडीओ देखा होगा, राइट, ये सब देखे होंगे, और स्पेस लॉन्चेस देखे होंगे। अच्छा, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो, या फिर अदर टीवी नेटवर्क्स हैं, ये कैसे चलता है? स्पेस सैटेलाइट से, है ना, स्पेस सैटेलाइट से चलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अभी भी मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट है किस पे? फॉरेन सैटेलाइट्स पे। तो उसके लिए रेवेन्यू देना पड़ता है हमें उन्हें, तो इसे क्यों ना हम खुद का बनाए, ठीक है। 1950 से हम चलता आ रहा है, हमने इसरो बनाया, हमने डीआरडीओ बनाया, 68 69 में बनाया, फिर उसके बाद जब इतनी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्यों हम इस पे क्यों पीछे हट रहे हैं? यानी किस पे पीछे हट रहे हैं? कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन कह लो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लो। क्यों नहीं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते? क्यों नहीं हम इंडिया का दूसरा स्पेस एक्स बना सकते हैं? ठीक है, इसके लिए इसरो एक अपना स्पेस पॉलिसी लेके आया, स्पेस पॉलिसी ऑफ 2023। और ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है, ये जियो स्पैटियल हो चुका है 2016 में, 1998 में हो चुका है, बट वो उतना सक्सेस रहा नहीं। तो अब स्पेस पॉलिसी है 2023 का, इज 11 पेज डॉक्यूमेंट जिसका विजन और बाकी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें उसमें हो रही है। आई होप ये कॉन्टेक्स्ट का आइडिया लग गया होगा। अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का आइडिया लग गया है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 4 डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एंटिटीज facilitate greater private sector partnership in activities usually been the traditional domain of the ISRO। मतलब देखो, पहले इसरो हर काम करता था, वो नेगोशिएट भी करता था, वो बिजनेस भी देख रहा है, वो R&D भी कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं R&D पे आप अपना मैन पावर कम लगा पाते हो। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा कि इसरो R&D पे अपना मैन पावर ज्यादा लगाएगा और बाकी का जो काम है वो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स देख लेंगे। इसरो की एक प्राइवेट एजेंसी का नाम याद रखना, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो होगा ऑथराइजेशन एजेंसी के लिए फॉर स्पेस लॉन्चेस, स्टैब्लिश लॉन्च पैड, बाइंग एंड सेलिंग सैटेलाइट्स, डिसमिनेटिंग हाई रिजोल्यूशन डेटा अमंग अदर थिंग्स। डेटा रिजोल्यूशन की बात हो, लॉन्च पैड्स की बात हो, बाइंग सेल सैटेलाइट्स की बात हो, स्पेस लॉन्चेस की बात हो, वो कौन देखेगा? इन स्पेस। और इसरो क्या करेगा? R&D। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसरो कि करंट चेयरमैन कौन है, और इसरो जो था वो भाभा साहब का मतलब था एक आइडिया, डीआरडीओ भी उनका एक बहुत बड़ा आइडिया था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर उनका बहुत बड़ा आइडिया था। तो इसरो बताना कब स्टैब्लिश हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताना। व्हेन इसरो वाज स्टैब्लिश्ड, इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके करंट चेयरमैन का नाम। ये 2 काम आप मुझे करके बताएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट विल ऑल्सो शेयर द टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द एनजीईज। एनजीईज क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, यही होगा इसरो का एक प्राइवेट एजेंसी, NSIL, जो बाकी के काम करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ इन स्पेस। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कमर्शियलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, प्रोक्योरिंग, मतलब आधा से ज्यादा काम ये देखेंगे NSIL और इन स्पेस। और बाकी सारा काम जो मेन मैन पावर का काम था जिसके लिए इसरो हायर करता है इंजीनियर्स को, दैट विल बी टेकन अप बाय द इसरो सोलली। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा, ये 2 नाम याद रहेगा आपको। नेक्स्ट इज फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में, भी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंट्रोड्यूस करते हो फॉरेन से, तो दैट इज द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म रहता है इन्वेस्टमेंट, तो FDI इंक्रीज होता है। बट स्टिल देखा जाए तो हम इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं पीछे हैं, क्योंकि हमें फॉरेन पावर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई 2001 में, which was amended in 2011। 2016 में इसको नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी, जिसको फर्दर लिबरलाइज किया गया 2022 में, कि जरूरत है इसको लिबरलाइज करने की, ताकि आप अपने प्लेयर्स को डाल सको, डोमेस्टिक प्लेयर्स को इसमें डाल सको। फॉरेन प्लेयर्स को क्यों डालना है जब हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स इतने कैपेबल हैं तो। ठीक है, 2016 में जियो स्पैटियल पॉलिसी आया, 2006 में डेटा सेंसिंग पॉलिसी आया, 1997 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी आया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर तो अभी का जो विजन है, जो 2023 का पॉलिसी है, उसका विजन क्या है? एनेबल, एनकरेज एंड डेवलप अ फ्लोरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस, इसरो का।
that suggests an acceptance that private sector is a critical stakeholder in the entire value chain of the space economy. जब भी हम स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो वी नीड मोर प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, इनटू इट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आई होप कि इतना तो बता ही दोगे कि इसरो कब बना था, डीआरडीओ कब बना था, और इसरो एंड डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है भी। ये चार चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ज्यादा कुछ नहीं। इसरो लिखना, कब फॉर्म हुआ, कब हुआ, कौन चेयरमैन है, डीआरडीओ कब फॉर्म हुआ, कौन चेयरमैन है, बस ये चार बातें लिख के बताना। देखते हैं कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं तो हम बताएंगे ही, ठीक है। नाउ द फॉल आउट ऑफ पुतिन हेल्पिंग मेकिंग नेटो ग्रेट अगेन। तो चलो पुतिन का फॉल आउट, नेटो कैसे ग्रेट हो रहा है, इस पे अपन देखते हैं, और ये कैसे नॉर्डिक काउंसिल से रिलेट होता है। सबसे पहले जानो नेटो। नेटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना। ये तो बहुत छोटी सी बात है, सबको पता रहती है आज के टाइम पे। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है क्लैट के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, हु इज द करंट हेड ऑफ नेटो? इज द जीन्स स्टोलनबर्ग, ठीक है। नेटो किसका ग्रुप है? वेस्ट का ग्रुप है, ये तो पता ही है। नेटो का एक सिस्टर एग्रीमेंट था, वॉर्सो पैक्ट, उस टाइम पे यूएसएसआर का। वॉर्सो पैक्ट कब आया था? 1955। ये 1991-92 में खत्म हो गया था वॉर्सो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उस पे ज्यादा अपन नहीं जाएंगे, जब उतना काम का ही नहीं है, क्यों जाना है फालतू। नेटो का कितने मेंबर है? 31 मेंबर है, ठीक है। इसमें अगर बांटो तो 30 और 1, ये 1 कौन है? ये रिसेंट मेंबर है, फिनलैंड। और फिनलैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? शेयर्स बॉर्डर विद रशिया। थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट करो, फिनलैंड जो है वो ईयू का भी मेंबर है। ईयू में 27 मेंबर है करेंटली, ठीक है। पहले कितने थे? 28। कौन गया? ब्रिटेन। ये याद रखना, ये ब्रिटेन गया था, ब्रिटेन की एग्जिट है यहाँ पर, ब्रिटेन इन 2019। ईयू को थोड़ा सा तोड़ोगे तो तुम्हें कुछ और चीजें मिलेंगी। ईयू में अगर देखो तो 20 और 7 है, दीज आर द 20 यूरो नेशंस, और फिनलैंड की भी करेंसी यूरो है। ये 7 नॉन यूरो नेशंस है। अब देखो नेटो में कौन आ रहा है? अभी फिनलैंड आ गया। देयर आर हाई चांसेस कि स्वीडन भी आएगा, इसका प्रोसेस चल रहा है, इट इज ऑन होल्ड, ये प्रोसेस चल रहा है। फिनलैंड और स्वीडन देखा जाए तो वो नॉर्डिक कंट्रीज का मेंबर है, नॉर्डिक कंट्रीज की बात होती है। अभी हम बात करें कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होता है। नॉर्डिक कंट्रीज का ये मेंबर है, आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, ठीक है। तो नेटो को करें तो वेयर वी कैन कनेक्टेड इज द आर्कटिक रीजन। चाइना क्लेम करता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चाइना हियर? कहोगे चाइना कहां से आ गया गुरु? चाइना क्लेम आई एम द नियरेस्ट टू द आर्कटिक, थोड़ा बहुत है पास में, नियरेस्ट टू द आर्कटिक। अब देखो रशिया अपना प्रेजेंस बना रहा है आर्कटिक में, रशिया, और नेटो अपना प्रेजेंस बना रहा है आर्कटिक में थ्रू इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आर्कटिक में भी इनका प्रेजेंस दिखेगा तुम्हें आने वाले टाइम पे। अब देखो इंडिया आर्कटिक काउंसिल 2022 में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया भी आर्कटिक रीजन्स में अपना प्रेजेंस बना रहा है, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो जियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो, राइट। साइंटिफिक रीजन बहुत है वहां पे, रिसर्च बहुत अच्छे से हो सकता है, हेलेना वगैरह बहुत है वहां पे इंडिया का, और इंडिया होल्ड्स अ गुड पोजीशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च देयर। रिसर्च हो सकता है अगर आप आर्कटिक रीजन पे अभी से कब्जा बनाना स्टार्ट करो। रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, नेटो भी कर रहा है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं स्टेप ले रहा है। ये आर्टिकल अब समझ में आ जाएगा, अब पढ़ना बाय गॉड, ये आर्टिकल समझ में आएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बोले तो इसमें ही आगे बढ़ते हैं। ये रहे नॉर्डिक नेशंस, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, 2 और है फरो आइलैंड एंड ऑल, वो ऑटोनॉमस है तो उनके बारे में बात करेंगे। ये आपका रशिया वाला रीजन है। रशिया तो खैर बहुत ऊपर तक कनेक्ट होता है यहां तक, ठीक है। और रशिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखना कितने प्यार से बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ। स्वीडन और फिनलैंड के बीच ये पोजीशन दिख रहा है तुम्हें, ये होता है गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये पूछा जा सकता है क्योंकि स्वीडन भी होड़ में है कि भाई हम भी बनेंगे इसके मेंबर नेटो के, राइट। ये डेनमार्क है, ये वाला जो रीजन है, ये पोर्शन, इसे कहते हैं बाल्टिक सी। अच्छा आज अगर द हिंदू पढ़ोगे ना तो यहां पर लेनिनग्राड है तुम्हें,
लेनिनग्राड रसिया का रीजन है, इस पे भी बात चल रही है कि ये पोलैंड थोड़ा एक्स्ट्रा लेनिनग्राड पे ये चाह रहे हैं कि इस रीजन का नाम चेंज कर दिया जाए, ठीक है। और ये आइसलैंड है, ये तुम्हारा यूके वाला रीजन है, यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड, फिर ये तुम्हारा इंग्लिश चैनल है ये वाला पोर्शन, राइट। तो फिर ऐसे देखने लोगों, फिर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब इधर से बनते चला जाता है, राइट। चलो अब देखते हैं हम अपना आगे की बातें कि नॉर्डिक से रिलेटेड क्या क्या बातें। फर्स्ट नॉर्डिक समिट 2018 में हुई थी स्टॉकहोम में। नॉर्डिक कंट्रीज ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन है नॉर्दर्न यूरोप का, नॉर्थ अटलांटिक पार्ट बोल सकते हो, ज्योग्राफिकल और कल्चरल सेम है सब। इट इंक्लूड्स द सॉवरेन स्टेट्स ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। देखो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ये चार हो गए तुम्हारे मतलब मेन कंट्रीज, ठीक है। ये ऑटोनोमस में नहीं है, ये अपने सॉवरेन है। ऑटोनोमस टेरिटरीज ऑफ फरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड मिलेगा तुम्हें नॉर्थ अमेरिका के बगल में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है एक स्ट्रेट, राइट। तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत कि नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड उधर है तो वो डेनमार्क की टेरिटरी है, ग्रीनलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, तभी बोल रहे हैं कि वो ऑटोनोमस रीजन है, राइट। तो वो चीज है, तो ये थोड़ा सा देखना ऑटोनोमस रीजन ऑफ, तो ये तीन अलग से हैं, फरो आइलैंड, ग्रीनलैंड एंड एलांड, तो ये याद रखना। रेस्ट इज ओके टू गो, गुड टू गो। ग्रीनलैंड देखना है तो नॉर्थ अमेरिका देखना होगा। इफ आई कैन शो यू फ्रॉम माई फोन, जस्ट वेट, इफ आई कैन डू समथिंग रिगार्डिंग दिस। एक बार हर कोई काम करना, अभी 2 सेकंड रुक के वीडियो रोक लेना, इट्स कंप्लीटली फाइन। ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, बस ऐसे सर्च करना नॉर्थ अमेरिका, राइट। ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका करना। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ योर दिस नॉर्डिक टेरिटरी, नॉर्डिक कंट्रीज कंप्लीटली, अभी देखा ही है। और ग्रीनलैंड देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका के एकदम जस्ट ऊपर में, कनाडा के बगल में, कनाडा जहां पे खत्म होता है, दैट इज द कैनेडियन शील्ड हम जिसे बोलते हैं वो, राइट। अब इसको जो पोर्शन है इस तरीके से बनेगा, अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकता है। आई होप कि ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, इसको हटा सकते हैं। ये बहुत फैला हुआ रीजन है कनाडा का, और इस साइड मिलेगा आपको ग्रीनलैंड, ठीक है। ये डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन याद रखना कि इस पोर्शन में एग्जैक्टली ये जो मतलब बैफिन बे एंड ऑल, डेविस स्ट्रेट है, वो याद रखना, राइट। नीचे से देखोगे तो तुम्हें डेविस स्ट्रेट दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो बैफिन बे दिखेगा, ठीक है। ये दो पार्ट याद रखना। ये ग्रीनलैंड के पास है तो मे बी अगर एग्जामिनर थोड़ा डीप जाना चाहे तो यहां तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। चलिए, तो ये चार याद रहेंगे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, राइट। ऑन ऑटोनोमस ऑफ फरो आइलैंड एंड डेनमार्क एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ एलांड। Nordic countries cluster near the top in the numerous metric national performance including the education वगैरह में इनका काफी अच्छा है। Nordic countries देख लिया कौन कौन से हैं। These countries share the common historical and cultural lineage formed in 1952, right? इंडिया का फर्स्ट प्लानिंग कमीशन चल रहा था उस टाइम पे। चलो आर्कटिक रीजन पे आते हैं। आर्कटिक रीजन का लैटिट्यूड 66 एंड 34 डिग्री नॉर्थ है एंड 34 मिनट्स। 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं। कनाडा, अगर स्टेट्स की बात की जाए, कंट्रीज की बात ना की जाए, स्टेट्स की अगर अलग अलग बात की जाए तो कनाडा की बात की मैंने आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक काउंसिल की बात नहीं हो रही, याद रखना आर्कटिक स्टेट की बात हो रही है। हर आर्कटिक स्टेट आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन आर्कटिक काउंसिल का मेंबर आर्कटिक स्टेट हो सकता है। ये दोनों है ना, अक्षय कुमार का वो इधर से उधर होता है, यही वाला, ये याद रखना, ठीक है। आर्कटिक स्टेट्स है कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस फॉर्म द आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। ये सब मिलकर आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं। कोई किसी का पार्ट है, कोई किसी का पार्ट है, तो फरो आइलैंड वगैरह है, तो ये चीज है। Arctic is a home of almost million inhabitants. The Arctic Ocean surrounding the landmass has been topic of immense interest and high priority area of research among the global scientific fraternity. ये रिसर्च एरिया है बॉस, बहुत बढ़िया रिसर्च हो सकती है, तो इसलिए ये लोग अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओशियोनोग्राफिक, बायोलॉजी, जियोकेमिकल साइकिल, अर्थ का इकोसिस्टम सबको जान सकते हो आप वहां से, क्योंकि वो अनटच्ड है, वर्जिन आइलैंड्स है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो ये मैंने लिया है एक स्क्रीनशॉट। तो डेनिश, फिनिश, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये 5 इनके लैंग्वेजेस हैं, 5 ही है, सॉरी। इंटर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है। 5 सॉवरेन स्टेट्स है, 2 ऑटोनोमस है, 1 ऑटोनोमस रीजन है। रीजन की बात की जाए तो अलांड, ऑटोनोमस टेरिटरीज की बात की जाए तो ग्रीनलैंड एंड फरो आइलैंड्स, एंड 5 रीजन की बात की जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो सबको याद रहता है, डेनमार्क एंड आइसलैंड। लीडर्स की बात की सेक्रेटरी जनरल इज क्रिस्टीना हैफोस, प्रेसिडेंट इज जॉर्डलैंड एस्फाइजल एंड हेल्गेन ऑर्टेन इज द वाइस प्रेसिडेंट। ये तीनों याद रखना, राइट।
और ये दोनों नॉर्वे के हैं और ये तुम्हारे फरो आइलैंड के हैं। तो ये बात याद रखो, ठीक है, फरो आइलैंड यूके वाला पार्ट, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आई ड्रोन इनिशिएटिव। आई ड्रोन इनिशिएटिव आपको आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक ट्रायल किया है डिलीवरी ऑफ ब्लड बैग्स डिलीवरी के लिए। अब नीचे से क्या है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, जाम वाम लगने की चांसेस, जल्दी पहुंच जाता है, टेक्नोलॉजी भाई साहब, ठीक है। ट्रायल रन है पार्ट ऑफ पाथ ब्रेकिंग, उसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा एंड द जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा, इन सब के उससे हुआ है ये काम, राइट। इनॉग्रल ऑफ फर्स्ट ट्रायल 10 यूनिट्स ऑफ होल ब्लड सैंपल फ्रॉम जीआईएमएस से एलएचएमसी दिया गया, लेडी हार्डिंग्स में भेजा गया है। आई ड्रोन इनिशिएटिव है, आई फॉर द आईसीएमआरस ड्रोन रिस्पॉन्स आउटरीच नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जहां पर आप टेरिटोरियल प्लेन्स उस बारे में सपोर्टिव नहीं है कि हाँ ये चीज हो सकता है, तो वहां पर रीजन के लिए इसको है। दिस वाज कैरिड आउट इन डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन्स इंक्लूडिंग लैंड, आइलैंड, फुटहिल्स एंड अक्रॉस द हिल्स। देखिए तो मेडिकल सप्लाईज डिलीवर्ड अंडर आई ड्रोन प्रोजेक्ट इंक्लूडेड कोविड-19 वैक्सीन है, फिर उसके बाद अदर वैक्सीन, एंटीनटाल केयर मेडिसिन, ताकि नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट किया जा सके। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट अगर देखो, नॉर्थ ईस्ट एक चिकन नेक से कनेक्टेड है इंडिया से, तो उस पे इट कैन गिव अ गुड बूस्ट। नाउ डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन ये रहा आपका इमेज, अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स कितने हैं एंड व्हाट इज द रिटर्न पाइप्स, राइजर पाइप्स, तो ये सब चीजें हैं इसमें, स्लरी लिफ्ट लैंप्स, तो ये सब चीजें। और ये संडे को पता एक आया भी था, संडे को एक एनालिसिस आई थी जिसमें साइंस एंड टेक आता है जनरली संडे को, तो जाना साइंस एंड टेक वाले पेज पे और पेज के राइट हैंड साइड पे देखना, ऊपर से सेकंड पॉइंट छोटा सा है एकदम, उसमें भी लिखा हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं ओशन डस्ट से, तो ये चीज देखना थोड़ा सा। फाइटोप्लैंक्टन्स ये जनरली वहां डेवलप होते हैं जहां पर आपको वार्म एंड कोल्ड वाटर दोनों मिलता है, तो वहां पे बेटर फिशिंग ग्राउंड बन के आता है, जैसे जापान इज द गुड फिशिंग ग्राउंड, एंड जहां पे फिश होंगे वहां पे जापानी जरूर होंगे, ये याद रखना, ठीक है। और ओजोन डिप्लीशन से भी रिलेट कर सकते हो, ओजोन डिप्लीशन होता है तो केवल आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर ही नहीं बल्कि ओशन में भी इंपैक्ट होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स मेजर रोल प्ले करते हैं ओशियोनोग्राफिक में। जितेंद्र सिंह, ब्लू इकोनॉमी याद रखना, ब्लू इकोनॉमी से मेरा ये कहना है कि तुम गोल्ड इकोनॉमी भी याद रखोगे, तुम व्हाइट इकोनॉमी भी याद रखोगे, तुम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी याद रखोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एक याद के दूसरा भूल गए। ग्रीन वर्गीस कुरियन या व्हाइट वर्गीस कुरियन, ग्रीन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया के लिए एमएस स्वामीनाथन, उनके नाम पे अवार्ड भी है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, और पहली बार ये अवार्ड एमएस स्वामीनाथन को ही मिला था। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज फॉर द हनी कल्टीवेशन, राइट। डीप ओशन मिशन फर्स्ट प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने 2017 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, डीप ओशन को एक्सप्लोर करना, एस्टिमेटेड कॉस्ट 4077 करोड़, 77 करोड़, फर्स्ट फेज 3 इयर्स में होगा, 5 साल का इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसमें एम्बिशियस मिशंस वगैरह को देखती है। 6 मेजर कंपोनेंट्स क्या है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज डीप ओशन में डेवलप करना, ओशन क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, डीप ओशन सर्वे, एनर्जी, फ्रेश वाटर, एडवांस मरीन स्टेशन। एक बार देख लेना एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो वो नॉट का अपना नॉट ना हो जाए, ये देखना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पीएम टू वर्चुअली ले लीगो फाउंडेशन स्टोन टुडे। लीगो क्या है, लीगो का फुल फॉर्म याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक है। लीगो इंडिया फैसिलिटी ये कंस्ट्रक्ट किया जाए हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, भी महाराष्ट्र न्यूज में भी था कुछ दिन पहले, आई वाज रीडिंग अबाउट द महाराष्ट्र, और उसमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का बात आया, तो उसमें ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है, जिसके ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ऑयल रिफाइनरी बनाओगे तो हमारा हैबिटेट लॉस होगा, हैबिटेट इन द सेंस की जो एनवायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसको डायरेक्ट डैमेज पहुंचेगा, राइट। तो वो चीज थोड़ा सा देखने लायक है, देखना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात की जाए तो अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर्स इस दिन है, और आज ही के दिन तो बनाया गया था ना पहली बार पोखरण 2 न्यूक्लियर मिसाइल सक्सेसफुल हुआ था, न्यूक्लियर हमारा टेस्ट, और 1973 में इंदिरा गांधी ने ट्राई किया, 1974 दैट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट कोशिश तो की ना, नींव तो रखी, तभी जाके उसके बाद राजीव गांधी ने भी अलाउ किया कि नहीं हमें इसमें काम करना है। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, जो भी हो, हाफ लायन जिनके नाम से जाना जाता है वो हो, या वाजपेयी साहब हो, सब ने कहा कि हाँ इसको करना है, और किया भी, और करके दिखाया। इट इज नॉट अबाउट द पार्टी, इट इज अबाउट द नेशन,
ठीक है। इट वॉज सेलिब्रेटेड न्यू डिफरेंस एंड थीम एवरी ईयर, हर जगह अलग अलग थीम से 1999 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 98 में पोखरण टेस्ट जो शक्ति था उसको टेस्ट किया गया था, तो इसको पढ़ना अच्छे से। पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, मेजर माइलस्टोन्स ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजिकल पावर में इंप्रूवमेंट आया। थीम क्या है इस साल का? दिस ईयर थीम इज स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट। नाउ लीगो इंडिया की बात की है तो ये एक एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, पहले भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के उसके हो रहा है ऑब्जर्वेशन में 2015 से, और सिंस द 2 मोर सिमिलरिटी डिटेक्टर्स हैव कम ऑन बोर्ड, वन इन इटली एंड अदर इन जापान। याद रखना चार कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया में बन रहा है, यूएस में है, जापान में है और इटली में है, ठीक है। और इटली एक नॉन इस्लामिक स्टेट है जो कि आपको ब्लास्फेमी के लिए 2 साल की सजा देता है। याद करो, पढ़ाया था ना ब्लास्फेमी इन ईरान, ठीक है। इंडिया का कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितनों ने याद कर रखा है। लीगो इंडिया 5th मॉडल होगा दिस नेटवर्क का, पॉसिबली द लास्ट। लीगो फैसिलिटी इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 4 किलोमीटर वैक्यूम चेंबर्स, 2 वैक्यूम चेंबर्स बनाए जाएंगे एल शेप्ड स्ट्रक्चर के विद अदर स्ट्रक्चर्स। द फैसिलिटी इज टू सेट अप द बिकम ऑपरेशन बाय 2030 का हमारा टारगेट है, और लार्जेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटी होगा ये इंडिया में। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लैनेट इन विशाखापट्टनम, ये रिलेटेड है कि जैसे आपको मिला था ना जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, राइट, तो लिथियम रिजर्व, तो वैसे ये है मैग्नेट प्लांट मिला है, परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम में। न्यू मैग्नेट प्लांट विल प्रोड्यूस रेयर अर्थ मैग्नेट्स लाइक समेरियम, कोबाल्ट, नियोडाइमियम, आयरन, बोरोन, इनके नाम याद रखना। दिस प्लांट हैज बीन बिल्ट इनसाइड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च इन विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे देखें, व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये है आईईडी। आईडी का आविष्कार कब हुआ था, क्या इससे रिलेटेड है? तो 5 इंडियन आर्मी पर्सनल, ये किल्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, आई डोंट वांट दिस वर्ड टू बी यूज्ड हियर, ठीक है, आई पर्सनली डोंट वांट, ठीक है। 5 इंडियन आर्मी मार्टियर्ड इन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना, राजौरी ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ना 2-3 बातें और याद होती हैं, यहां पर पहले अपन लिख लेते हैं, ठीक है। वी डू नॉट यूज द वर्ड किल, वेरी बोगस वर्ड वन कैन एवर यूज, ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर से रिलेट करोगे तो आप रियासी डिस्ट्रिक्ट को याद रखना, और रियासी 2 कारण से न्यूज में था। एक तो अंजी खान ब्रिज, ये मार्च में था न्यूज में, 23 से 28 मार्च के बीच में। फिर फेब में एक न्यूज में था, डेट इज द लिथियम रिजर्व, और अभी राजौरी डिस्ट्रिक्ट आईईडी, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये अनकन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वेपन है दैट कैन मेक एनी फॉर्म एंड कैन बी एक्टिवेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। क्रिमिनल्स, वैंडल्स, टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स और इंसर्जेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग नहीं यूज करते, ऐसे वाहियात लोग यूज करते हैं। बिकॉज दे आर इम्प्रोवाइज्ड, आईडी कैन कम इन मेनी फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम ए स्मॉल पाइप बॉम्ब की तरह से हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस की तरह, तो किसी भी छोटा सा डिवाइस में बन सकता है। आईडी डिलीवर किया जाता है व्हीकल में, कैरी किया जा सकता है बाई पर्सन टू पर्सन, और पैकेजेस में डिलीवर किया जाता है, और ये इसके साइज पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है तो उतना बड़ा डैमेज ये करेगा। आईडी इराक वॉर 2003 के बाद से ये न्यूज में ज्यादा आया था। एलिमेंट्स ऑफ आईडी की बात करें तो याद रखना, इराक वॉर 2003, आईडी मे बी सराउंडेड बाय और पैकेज्ड with additional materials of enhancement, nails, glass, metal fragments, जिसमें इसमें शार्पन एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। ये देखो ना, इसका शार्पन शेप ही तो है, देखो ना, शार्प शेप है आगे से, तो इस तरीके से ये बनाया भी जाता है। उसके बाद देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जयंती थी, नोबेल laureate रविंद्रनाथ टैगोर बर्थ एनिवर्सरी, और रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, और फर्स्ट एवर नोबेल इनको ही मिला था नॉन यूरोपियन 1913 में, ठीक है। अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ये वर्ल्ड रिनाउंड पोएट हैं, लिटरेचर हैं, फिलोसफर हैं, एशिया के पहले नोबेल laureate भी रह चुके हैं। Born in Kolkata in 1861, he was the son of Devendranath Tagore. वो फिलोसफर थे, पॉपुलर द bard of Bengal, and people used to call him गुरुदेव, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने बंगाल पार्टीशन जब हो रहा था, सूरत स्प्लिट के बाद 1905 बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन जिसमें शामिल था, उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नेशनल सॉन्ग दिया था, नेशनल एंथम ऑफ बंगाल दिया था, और जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है दैट इज अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला, याद रखना। इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोज वर्सेस फ्रॉम एंड यूज द कोलोकियल लैंग्वेज इनटू बंगाली लिटरेचर, हाईली इन्फ्लुएंसिंग इंट्रोड्यूसिंग इंडियन कल्चर इनटू द वेस्ट, वाइसा वर्सा। He became the first non-European, ये बता ही दिया है, influential artist. He wrote 2230 songs. His songs में से रविंद्र संगीत, ठीक है, लोग बहुत सुनते हैं आज भी।
चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था इन्होंने जन गण मन, इन्होंने अमर सोनार बांग्ला भी लिखा था। बंगाल द श्रीलंकन नेशनल एंथम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क और ही वाज अवार्डेड नाइटहुड 1915, जिसको इन्होंने 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रिटर्न कर दिया था। और इसी टाइम पे बोर वॉर हुई थी 1899 से 1901 में, जिस टाइम पे महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में केसर हिंद का मेडल दिया गया था, वो भी इन्होंने वापस कर दिया था। तो गांधी जी और हम ये नाइटहुड दोनों याद रखना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन फाउंड किया था। विश्व भारती इनको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की थी। मेजर वर्क्स देखा जाए तो गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिक्स, नोबेल प्राइज मिला था। और नोटेबल पोइट्री पब्लिकेशन इंक्लूड द सोनार तारी एंड मनासाई। He wrote novels, plays in both languages and plays Chitra and the Post Office. He's credited with pioneer with a short story in Bengal. ये आप छोड़ सकते हो, The Glimpse of Bengali Life। एक बार थोड़ा सा देखना, याद करने वाली चीजें उसमें हम कुछ नहीं समझा सकते, जितना एड ऑन कर सकते थे कर दिया। शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए एडमिशन के लिए भेजा गया है कि हाँ क्या पता हो जाए। What not to be missed में है द ट्रबल्स ऑफ इंडियाज एविएशन एंड एनसीईआरटी, ये दोनों सेम टॉपिक है, पढ़ना। इनको मोराटेरियम इशू हो गया है, यानी एनसीईआरटी विल गोइंग टू हेल्प गो फर्स्ट, ताकि इसको बचाया जा सके और डीजीसीए से लिंक हो जाएगा वो। नेक्स्ट कभी आगे देखेंगे तो अगर टाइम होगा हमारे पास तो हम उसे ऐड ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी की डिमांड होगी तो हम श्योरली ऐड करेंगे। कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन द रूलिंग ऑफ मणिपुर, बताना ज़ूमी है कि खासी है, बताना, देखते हैं कितनों को याद है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स 2026 है टारगेट। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ओईसीडी, 38 मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरब लीग यहाँ से सीरिया से रिलेट करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर बेंगलुरु बेस्ड एआई फसल टैपिंग इनटू द हॉर्टिकल्चर, ये एप्पल से रिलेटेड है बेसिकली, कल के द हिंदू में आया भी था। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।